गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी, जिसमें भाषा और भाषा लिपि और व्याकरण के बारे में बताऊंगी। बच्चों, भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा से हम कैसे जानते हैं, भाषा को हम कैसे जानते हैं। तो भाषा, पहले भाषा जानेंगे कि भाषा क्या होती है। तो भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते और समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा कैसे कहते हैं। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर एक दूसरे को बताता है, और मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा का अस्थायी रूप होता है। मतलब इसको हम अगर सोचें कि कई दिन तक मतलब साबित करके रख सकते हैं, प्रूफ करके, तो इसे हम नहीं रख सकते हैं। जैसे सरकारी कामकाज के लिए अगर हम इसे सोचें कि अगर इसको मतलब साबित करके प्रूफ में रखें तो हम इसे नहीं रख सकते हैं। और लिखित भाषा हो गई, तो लिखित भाषा वह भाषा होती है कि जिसे हम लिखकर बताएं, वह होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा अस्थायी रूप होती है। लिखित भाषा जैसे सरकारी कामकाज के लिए होता है, तो हम मतलब लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ पे मौखिक भाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। मौखिक भाषा, अगर हम मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो अगर किसी के सामने हम बोलेंगे, अगर वो झूठ बोल देगा तो हमारे पास प्रूफ नहीं रहेगा, सबूत नहीं रहेगा कि हमने इसको ये बोला था ये काम करने के लिए। इसलिए मौखिक भाषा को अस्थायी रूप बताया गया है और लिखित भाषा को अस्थायी रूप बताया गया है कि इसे हम मतलब साक्षात करके, मतलब इसको दिखा भी सकते हैं, हम साबित भी कर सकते हैं कि हमने ये चीज़ लिख के बताया है। एक भाषा और होती है सांकेतिक भाषा, जिसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। सांकेतिक भाषा होती है इशारे के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, इशारे के द्वारा हम जानते हैं। जैसे सड़क में आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो किसके द्वारा मतलब लोगों को बताता है, इशारे के द्वारा बताता है। ये हो गई अपनी सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा के उदाहरण क्या हो गए, जैसे कविता सुनाना, भाषण देना और मतलब पढ़कर सुनाना, किसी को किसी का हालचाल बताना, ये क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गई। लिखित भाषा का उदाहरण हो गया, अनुष्का पत्र लिख रही है, ये हो गया लिखित भाषा का उदाहरण। सांकेतिक भाषा का उदाहरण हो गया, अनुज दादी जी को पारुल की शरारतें बता रहा है, ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण हो गया। और मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया, केशव मैच का हाल सुना रहा है। फिर भाषा के रूप, भाषा और कई तरफ से होती है, जैसे मातृभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा हो गई, राजभाषा हो गई, अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई और मानक भाषा हो गई। अब मातृभाषा किसे कहते हैं, तो मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा अपने परिवार और समाज के बीच में सीखता और अपनाता है। परिवार में से जन्मा हुआ बच्चा वही भाषा को समझता और बोलता है जो वो अपने परिवार और समाज में सुनता है, इसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाब में जन्मा हुआ बच्चा पंजाबी ही बोलेगा। यहाँ पे काटेंगे। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अंडमान निकोबार से लेकर राजस्थान तक सभी इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी विश्व की दूसरी भाषा है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता क्यों प्रदान की गई, क्योंकि ये विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित और लोकप्रिय है। जो भाषा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होती है और प्रचलित होती है, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उसे राष्ट्रीय की मान्यता प्रदान की जाती है। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रीय की मान्यता प्रदान की गई है। तीसरी भाषा है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, तो राजभाषा होती है जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है। जैसे भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस प्रकार यह सरकारी कामकाज की भाषा भी बन गई। हिंदी इन प्रांतों की राजभाषा भी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, हरियाणा
हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, अंडमान निकोबार, यहाँ पर भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर बच्चों चौथा नंबर है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जैसे संसार में अनेक देश हैं, अनेक देशों में सब देशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, और जो भाषा बोली जाती है जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रसियन आदि अंग्रेजी संसार के कई देशों में बोली और समझी जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब जैसे हर जगह हर भाषा बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा जो हो गई वो हर जगह बोली जाती है, इसलिए इसको कौन सा मतलब किसकी मान्यता दी गई? अंतर्राष्ट्रीय भाषा की मान्यता दी गई। फिर है मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं हम, और ये क्या है? तो मानक भाषा, भाषा का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित सभी करते हैं। भाषा जो होती है उसे जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी प्रयोग करते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो भी उसका प्रयोग करते हैं, परंतु दोनों भाषा प्रयोग में अंतर होता है। लेकिन भाषा का प्रयोग तो शिक्षित भी करता है और अशिक्षित भी करता है, लेकिन दोनों जब उसका प्रयोग करते हैं तो दोनों में उसका अंतर होता है। भाषा के प्रयोग तथा शब्दों में समानता बनी रहे, मतलब भाषा का जब हम प्रयोग करें तो उन शब्दों में समानता बनी रहे, मतलब एक जैसे दिखे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भाषा का एक आदर्श रूप निश्चित किया गया है, जो किसके नियमों से बंधा होता है? व्याकरण के नियमों से बंधा होता है, और प्रत्येक स्थान व परिवेश में एक समान रहे, इसे मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा किसे कहा जाता है? आपने इसकी परिभाषा तो पढ़ी ही। अब मानक भाषा का प्रयोग दोनों लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे होते वो भी करते हैं और जो अनपढ़ होते हैं वो भी करते हैं, तो दोनों में समानता बनी रहे, तो इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? व्याकरण का। व्याकरण का प्रयोग करना चाहिए। व्याकरण के प्रयोग से भाषा जो होती है वो सही और शुद्ध होती है, इसलिए मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा, मानक भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो शिक्षा में, राजकाज, पत्रकारिता, साहित्य आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षा, जहाँ हम पढ़ाते लिखाते हैं तो वहाँ हम अपनी भाषा, अपने मन का हम उन्हें नहीं बोल सकते हैं, हमें वहाँ पे मतलब सही ढंग से पढ़ाना चाहिए। सही ढंग से पढ़ाने के लिए व्याकरण का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। जैसे सरकारी कामकाज हुआ, वहाँ भी हमारा जो मन पड़ेगा हम वहाँ वो नहीं लिख सकते हैं, उसे भी हम ऐसे लिखेंगे कि जो सही ढंग से हो। फिर पत्रकारिता हो गया, साहित्य हो गया, इन सभी में हमें मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है, और मानक भाषा का प्रयोग व्याकरण के नियमों से बंधा होता है, मतलब व्याकरण के अलावा हम उनके नियमों के अलावा हम नहीं बोल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। फिर है बच्चे, अन्य भारतीय भाषाएं होती हैं, जैसे संविधान में भारत की इन भाषाओं को भी मान्यता दी गई है, जैसे बंगला हो गया, आसामी हो गया, गुजराती हो गया, कश्मीरी हो गया, कन्नड़ हो गया, कोंकणी हो गई, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ये कई सारे जो भाषाएं हैं ये भारत में भी बोली जाती है और इनको संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। फिर है दूसरा टॉपिक, लिपि हो गई। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि तो आपको पता ही है कि किसे कहा जाता है। हम किसी भी शब्द को, किसी भी अक्षर को जब हम लिखेंगे उसी के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं आपको पता है? तो लिपि साधारण सी भाषा में कि हम किसी भी वर्ण के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। फिर इसकी परिभाषा क्या होती है? वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अब लिपि भी कई तरह की होती है, मतलब कई भाषाओं की अलग अलग होती है। अब जैसे फ्रेंच की हो गई, रोमन, अंग्रेजी की हो गई, अंग्रेजी की भी हो गई रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फ़ारसी, मराठी की देवनागरी, तिब्बती की उछेन, सिंहली की अबुगीड़ा, नेपाली की भी देवनागरी हो गई, चीनी की कांजी काना और जापानी की हांजी।
आपने देवनागरी भाषा तो अभी तक सुना होगा कि केवल हिंदी भाषा की होती है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि मराठी की भी जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है, संस्कृत की भी होती है देवनागरी और नेपाली की भी। फिर हम बोली के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ठीक है बच्चों, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बोली के बारे में पढ़ेंगे कि बोली क्या होती है, बोली किसे कहते हैं। तो बोली किसे कहते हैं? बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसका विस्तार नहीं होता है, ये कई देशों में नहीं बोली जाती, मतलब ये सीमित, इसकी जो होती है सीमा होती है वो सीमित होती है। जैसे भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं, या भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। फिर बोली अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे हो गई पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली। फिर पहाड़ी हिंदी में कौन सी बोली जाती है? कुमाऊनी, गढ़वाली, मंडियाली और हिमाचली। राजस्थानी में जयपुरी, मालवी, मेवती, हड़ौती और मेवाड़ी। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में हम किस बोली का प्रयोग करते हैं? तो अवधी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। बिहारी हिंदी भाषा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये होती हैं बोलियाँ। और अब भाषा और बोली में अंतर क्या होता है? भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो भाषा और बोली में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा। जैसे वह अंतर तात्विक ना होकर व्यवहारिक है। कुछ मुख्य अंतर इस प्रकार होते हैं, जैसे बोलियाँ किसी एक ही भाषा का अंग होती हैं और भाषा का क्षेत्र, बोलियाँ जो होती हैं किसी एक ही भाषा का अंग होता है, और भाषा जो होती है उसका क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है, मतलब वो कई देशों में फैला हुआ होता है। लेकिन बोली क्या होती है? उसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोलचाल में बोली का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कोई साहित्य भाषा लिखते हैं तो उसमें बोली का प्रयोग हम नहीं करते। किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा व्याकरण सम्मत होती है, बोली का व्याकरण नहीं होता है। अपवाद हो सकते हैं। अब जैसे हम भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हम व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं, व्याकरण का हमें ध्यान देना पड़ता है, तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो बोली होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिसमें हमें व्याकरण को देखकर बोलना पड़े। भाषा और कुछ चीज़ क्या होती है कि अपवाद हो सकती हैं। बोली बोलने वाले अपने क्षेत्रों के लोगों से तो बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों से भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अब जैसे बोली का प्रयोग करते हैं तो अपने क्षेत्रों में जो अपने क्षेत्र के लोग होते हैं उनसे हम बोली का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन जब अगर हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित रूप हैं। पहला निम्नलिखित रूप हैं, जैसे पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है और वाक्य विचार क्या होता है। तो वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, उनके संयोग और संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है, इसे वर्ण विचार कहते हैं। फिर शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि के विषय में विचार किया जाता है, इसे शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाना तथा अलग करने की रीत, विराम चिन्हों का वर्णन होता है, इसे वाक्य विचार कहते हैं। अब व्याकरण का उदाहरण हो गया, जैसे अगर हम व्याकरण नहीं करते हैं, व्याकरण का सही प्रयोग नहीं करते हैं तो कैसे बनता है शब्द। जैसे माँ ने खाना बनाई, तो क्या यह सही होगा। फिर अमर घर आई, पतंग उड़ रहा है।
अब ये इसको भाषा का हमने व्याकरण का प्रयोग नहीं किया है, हम इसे ऐसे ही बोल रहे हैं, तो ये क्या बच्चों सही है। अब हम इसे व्याकरण के द्वारा सही करके बताएंगे। जैसे माँ ने खाना बनाया, अब ये सही हो गया। अमर घर आया, ना कि अमर घर आई। फिर पतंग उड़ रही है, अब ये क्या हो गया, व्याकरण के द्वारा शुद्ध हो गया। सही है, खत्म बस। जो व्याकरण के रूप के बारे में जो मैंने बताया है कि व्याकरण के मुख्य रूप होते हैं 3, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी परिभाषा बताऊंगी और इनके बारे में आगे और पढ़ाऊंगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने हिंदी व्याकरण पढ़ा था, जिसमें टॉपिक था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण तो हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण जैसे किसी भी भाषा को शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार। अब हम पढ़ेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है और वाक्य विचार क्या होता है। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संधि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार वो होते हैं जिसमें शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, रचना आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार, जिसमें वाक्यों के भेद, वाक्यों के स्वरूप, वाक्य विश्लेषण एवं वाक्य संश्लेषण पर विचार किया जाता है। ये व्याकरण के अंग होते हैं। फिर अब जो हमने कल भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा था, इस पे हम एक बार और दोहराएंगे, पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ प्रमुख बिंदु लिखी हुई हैं। जैसे भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, आपको पता ही है। फिर भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। वैसे भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को मान्यता प्रदान नहीं की गई है, इसलिए मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के उदाहरण तो आपको पता है कि जैसे भाषण देना। लिखित भाषा के उदाहरण मतलब जैसे नुस्खा पत्र लिख रही है या शिक्षिका ने ब्लैक बोर्ड में लिखा है। फिर तीसरा है भाषा के विविध रूप हैं, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। मातृभाषा भी आपने पढ़ा है कि मातृभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा कल पढ़ाए थे और राजभाषा भी पढ़ाए थे। मातृभाषा हो गई कि भाषा को बालक अपने परिवार में सीखता है। बच्चा माँ के मुख को देखकर और ध्वनियों को सुनकर मातृभाषा समझता है। फिर राष्ट्रभाषा हो गई। राष्ट्रभाषा वह होती है जिसे देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर राजभाषा क्या है? राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, परंतु अंग्रेजी को सरभाषा के रूप में भी जारी रखा गया। फिर हो गया फिर आगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। जैसे अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है। अब चौथा पॉइंट है, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फिर 5वां पॉइंट है, हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में अपनाई गई है। जो हमारी हिंदी है उसे राष्ट्रभाषा की भी मान्यता दी गई है और राजभाषा की भी मान्यता दी गई है। फिर 6वां पॉइंट है, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अगर व्याकरण का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमारा भाषा क्या है, शुद्ध नहीं होगा। हम शुद्ध ना बोल पाएंगे और ना लिख पाएंगे। फिर 7वां पॉइंट है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, जैसे हमने आपको बताया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों, व्याकरण का पाठ 1 कंप्लीट हो गया है। अब जो इसकी एक्सरसाइज है इसको व्हाट्सएप में इसको हम कंप्लीट करके भेज देंगे, तो आप व्हाट्सएप में देख सकते हैं। धन्यवाद।